फिर भी जनरेटर बंद मत करिएगा, एसी चलती रहेगी, बस चलता रहेगा ना। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? आगे हम नोट डाल करके लिखवा रहे थे कुछ बातें, रिमार्क ना। कुछ रिमार्क हम लिखा रहे थे। हमने ये कहा कि जब हमारे पास व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था बताइए, 95 mmHg था। क्लियर? तो उस दौरान हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन कितना था बताइए, 97% जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था। ठीक है, ये क्या हुए थे, सेचुरेट हुए थे। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जब यही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना हो गया बताइए, 40 mmHg हो गया, तो उस दौरान हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन कितना था बताइए, 70% ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन था। इसमें किसी को तकलीफ नहीं? ये बातें हमें याद रखनी है, जल्दी करिए, ये तुरंत लिखिए, तभी आगे वाला टॉपिक हमें समझ में आएगा। तभी मुझे आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। लिख लिए थे? यानी इसका मतलब क्या समझेंगे, ये कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैसे ब्लड, क्लियर? यानी इसका मतलब ये हमारा भ्रम दूर हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है। समझ आ रही बात है? यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली डिपेंड किस पे कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसी की बेसिस पे हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं हम। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mmHg का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 40 mmHg का। क्लियर? चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम। लिख लिए थे ना? सुनते जाए, थोड़ा आंख खोल करके सुनेंगे, ठीक है? नए टॉपिक की शुरुआत क्या है बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हमें ध्यान से सुनना है। अगर किसी को जल्दबाजी होगी तो मैं 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है? बट समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत समय चाहिए। क्लियर? तो पहले शॉर्टकट में जो बताना चाहते हैं, जिसको जल्दबाजी होगी वो समझेगा। हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक कर्व होता है, ये एक कर्व है, ठीक है? कर्व के दौरान हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास क्या दिखाई जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे तरफ हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन दिखाई देता है। ठीक है, परसेंटेज सेचुरेशन किसके, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये परसेंटेज सेचुरेशन है। हमने ये कहा कि इसका जो कर्व आता है वो सिग्मॉइड कर्व आता है। कैसा कर्व आता है बताइए? हाँ, इनका जो कर्व आता है वो कैसा कर्व आता है बताइए? सिग्मॉइड कर्व आता है। जिसको जाना था वो जा सकता है, ठीक है? यानी इसको खत्म हो गया ये टॉपिक। बट अब समझना क्या है हमें, अच्छे से गहराइयों की इनको समझना है। क्लियर? गहराई कैसे समझना है अब यहां से सुनेंगे, मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। क्लियर? आप ये पूछिएगा कि यहां पर अब हम एक पॉइंट याद दिलाना चाहते हैं आपको, ध्यान सुनिए। हमने ये कहा कि हमारे पास जब 100% सेचुरेशन होता है, यानी 97% सेचुरेशन अगर हो रहा है, यानी ये कितना परसेंट हो रहा है बताइए, 97% सेचुरेशन हो रहा है, उस दौरान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं mmHg, ठीक है? हर जगह नहीं लिखेंगे। इसमें किसी को तकलीफ नहीं। हमारे पास ये बोला कि जब 70% सेचुरेशन है, क्या बोला, 70% सेचुरेशन हो रहा है, तो उस दौरान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है?
ठीक है, ये 40 mm HG का है, हो गया। अब समझना है उस ग्राफ को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ग्राफ कब शिफ्ट होगी हमारे राइट की तरफ, कब शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कुछ बातें हमें यहाँ ध्यान से सुनना है। क्लियर? हमने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर तो ये समझ में आ गया। एक टर्म आता है व्हाट इज P50 वैल्यू। क्या आता है? P50 वैल्यू। हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो P50 वैल्यू क्या है। P50 वैल्यू सुनिए, P50 वैल्यू क्या है आपको ध्यान से सुनना है। P50 वैल्यू को पहले तुम लोग बता सकते हो P50 वैल्यू क्या है? थोड़ा बहुत हिंट लगा, जो सेटिंग बैठाते हो तुम लोग उस हिसाब से बताओ क्या है P50। सोचने से क्या लग रहा है? हाँ, क्या बता रहे हैं आप? पार्शियल प्रेशर किसका? P50 वैल्यू कोई बता सकता है? जो तुमको लग रहा हो उस हिसाब से। अगर पहली बार जिंदगी में सुने होगे नाम तो क्या सोचते होगे उसका नाम का मतलब? वो बता दो, हम तो बताएंगे ही। कुछ नहीं सोच रहे हो? सुनेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। P50 वैल्यू का मतलब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाए। क्या बोला? ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन से वो 50% क्या हो जाए, बाइंड कर जाए, सैचुरेट कर जाए। यानी 50% सेचुरेशन कहाँ पे आएगा इसका? 50% सेचुरेशन कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा बताइए? लगभग लगभग ये 50% हम माने, ठीक है। यानी यहाँ पे 50% सेचुरेशन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ किस पार्शियल प्रेशर पे आ रहा है, ये मान चलते 30 हुआ होगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? P50 वैल्यू कितनी हो गई? 30। समझ आई बात? अरे बोलिए, एक बार फिर से बोलूं? मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। P50 वैल्यू का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑक्सीजन या फिर 50% हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद किससे बताइए? ऑक्सीजन से, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्लियर? तो लिख लेंगे डिफिनीशन ऐसे जैसे लिखवाया जा रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। यानी सेचुरेशन कितना हो गया बताइए? 50% सेचुरेट हो गई हो। ठीक है, बाइंड्स की जगह पे सेचुरेट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बाइंड्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए? सेचुरेट भी आप लिख सकते हैं। यानी इसकी एक डिफिनेशन और हो सकती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट विद किससे बताइए? ऑक्सीजन से। और सरप्राइज की बात है यही पूछा गया था, ठीक है। डिफिनीशन हमें यही पूछी गई है आपसे PYQs में। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ग्राफ तो कब का खत्म हो चुका है, देख लीजिएगा ग्राफ, ठीक है। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत गहराइयों से समझना है।
हो गया? अच्छा, हो ही रहा है ना अभी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना। यानी इसकी P50 वैल्यू कितनी है बताइए? P50 वैल्यू कितनी है? 30। क्लियर? इसकी P50 वैल्यू कितनी है बताइए? 30 mm जी है। क्लियर? इस ग्राफ की बता रहा हूँ, पर्टिकुलर ग्राफ की। अब ये मत कहने लगे कि सर आपने कैसे बता दिया, ये हम समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? एक और अच्छा ट्रिक बताएं, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो समझिए। हो गया? आगे बढ़ जाए, सुन लेने। अब सुनेंगे एक पॉइंट और। हमने ये कहा कि हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। अब कुछ केसेस हम समझते हैं, ठीक है? हम कुछ क्या कर रहे हैं, केस समझ रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। आपसे तो क्वेश्चन केस स्टडी के ही पूछे जाएंगे, सुनेंगे। हम फर्स्ट केस समझ रहे हैं, ठीक है? हमने ये आपसे कहा कि सर हमें ये बताइए, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज में कर दूं, क्या कर दूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर दिया, यानी हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या किया है बताइए, बढ़ाया है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां नजर आते हैं आपको? एल्वियोलाई में। बोलिए। यानी हम ये कह सकते हैं ये चीजें हम मुझे कहां नजर आई, नियर दी लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है? लंग्स एल्वियोलाई के अंदर नजर आई। दूसरा पॉइंट हमें यह समझ आया कि अब यहां पे कुछ चीजें हमें समझनी, ध्यान से सुनिए। अगर पार्शियल प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज कर गया, पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है, ध्यान समझेंगे, इधर की तरफ इंक्रीज करेगा, बोलिए, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, उसकी जो P50 वैल्यू है जो बहुत लेट आनी थी, यानी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन से इजीली बाइंड करेगा कि नहीं बाइंड करेगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि आगे चल करके जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विद ऑक्सीजन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बताइए? बोलिए, इंक्रीज होगी। अगर जो चीजें बहुत ही कम वैल्यू पे ही आ जा रही है, यानी कम, अब क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एफिनिटी बढ़ जाएगी। जो वैल्यू बहुत ही लेट आनी थी, क्या वो बहुत पहले आ जाएगी? जो चीजें बहुत ज्यादा अचीव होने वाली थी, वो क्या पहले अचीव हो जाएगी? तो सेम वही बात, उसकी जो P50 वैल्यू है, ठीक है, P50 वैल्यू वो क्या हो जाएगी बताइए हमारी? डिक्रीज कर जाएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि एफिनिटी बढ़ गई तो कम पार्शियल प्रेशर पे ही वो बाइंड कर जाएगा ना। अरे बोलिए, कम पार्शियल प्रेशर पे ही वो बाइंड कर जाएगा। तो ये जो कर्व होगा आपको दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कम पार्शियल प्रेशर यानी 20 पे ही बाइंड कर गया ना। बोलिए, ये 20 पे ही बाइंड कर गया, यानी ये जो कर्व होगा, ठीक है, कर्व जो होगा वो शिफ्ट किधर की तरफ होगा बताइए? शिफ्ट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बोलिए, बात सही है?
जो कर्व होगा वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है बताइए, हमारी लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो रहा है। कर्व हमने यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना करके बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर का, हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। ये परसेंटेज सेचुरेशन है, क्लियर। फिर ये हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उनका जो आइडियल केस था ये सिग्मॉइड कर्व था, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे थे 95, और यहाँ पे हम मान चलते हैं यहाँ पर ये 70 थे, क्लियर। और यहाँ पर क्या था 40, यहाँ पे कितना था बताइए 95। अब हमारे पास ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कर्व कैसे नजर आएंगे बताइए, यहाँ पे। तो P50 वैल्यू हम मान चलते हैं ये 35 भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कर्व इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्लियर। दिस इज कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट। यही हमारा क्या कहलाता है, हेल्डन इफेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, हेल्डन इफेक्ट अकर इन लंग्स एल्वियोलाई। क्यों? क्योंकि लंग्स एल्वियोलाई के यहाँ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, एफिनिटी बढ़ जाएगी, जल्दी से बाइंड हो जाएंगे, P50 वैल्यू बहुत जल्दी आ जाएगी, अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हेल्डन इफेक्ट कहाँ पे नज़र आती है बताइए मुझे, नियर दी लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है। कई जगह पे लंग्स एल्वियोलाई ना लिखा हो तो लंग्स कैपिलरीज भी होती है, ठीक है, लंग्स कैपिलरीज के पास भी नजर आती है। अब तक के पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, आंख बंद करके। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं थोड़ा बहुत दिमाग खोल करके रखिए आप लोग ना, क्योंकि अभी तक तो जब तक समझा रहा हूं तब तक तो समझ में आ रहा है, जब यही आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। सभी कर्व को एक साथ हम नहीं बना रहे हैं ना, थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, फिर बाद में हम एक साथ बना देंगे, क्लियर। हैंड राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, धीरे धीरे समझ ही जाओगे। आगे बढ़े, चलो आराम से करो, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। कल जो थोड़ा अपसेंट थे या जिनकी पहली क्लास है तो समझने में थोड़ा बहुत असमर्थ होंगे, तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, आप एक दो दिन समझने की कोशिश करिएगा। आप इसकी सारी चीज़ें फाउंडेशन जो थी वो हमने कल ही बता दी थी,
हमने इसीलिए कहा था कि आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उसी में काम आएगा। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक तो कल के ही, या तो नया सिर्फ उसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ये लेफ्ट, हाँ ये 30 या 35 कुछ भी कह सकते हैं, 40 से कम ही 50 वैल्यू होगी उसकी। ठीक है? क्या 70? ये परसेंटेज वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो P50 वैल्यू हम मान चलते हैं यहाँ पे होगा ना 50% सेचुरेशन, तब भी तो वही आ रहा है ना। क्लियर? 50% सेचुरेशन अगर है तब भी तो वहीं पे आएगा। अब यह P50 वैल्यू अगर बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा, हमें वो समझाना है। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं आगे। केस नंबर सेकंड समझेंगे, सेकंड केस समझेंगे। हमारे पास सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस हम ये कह रहे हैं कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए, घट जाए। हमें इसमें मजा नहीं आया, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं, या फिर हमने ये कहना चाहते हैं कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। CO2 बढ़ने का मतलब क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या हो जाए हमारा, बताइए, इंक्रीज कर जाए। और CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज करता है, बताइए। CO2 का कंसंट्रेशन नियर दी टिश्यूज, टिश्यूज के पास ही मेटाबॉलिज्म होता है और वहीं पे ही यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। उन्हीं के टिश्यूज कैपिलरीज या टिश्यूज के आसपास पाई जाती है। CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। उस दौरान क्या होता है, ध्यान समझेंगे। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या समझेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारा, डिक्रीज कर गया। तो एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की, एफिनिटी का मतलब समझ में आता है, एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, ठीक है, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या अटैचमेंट। क्लियर? हम किसी भी पर्सन से क्या होता है, दो तरीके से अटैच होते हैं। हम इनसे मिलेंगे तो हाय हेलो कैसी हो, ठीक है, खाना वाना खाया, बस, इससे अलावा कुछ नहीं, ठीक है। हम अगर किसी अपने दोस्त से मिलेंगे तो आराम से गले लग करके चिपक करके मिलेंगे, और दो चार हाथ हाथापाई भी होगा, फिर उसके बाद में प्यार मोहब्बत होगा। यानी मिलने का तरीका दो तरीके से, एक बहुत अच्छी तरीके से टाइटली बाउंड होकर के एकदम चिपक करके मिलने, और एक दूर से हेलो कैसे हो, बस, ठीक है। यानी क्या है कि एफिनिटी का मतलब यही होता है कि कितना ज्यादा किससे टेंडेंसी है बाइंड करने की। क्लियर? चाहत। तो एफिनिटी ऑफ जो ऑक्सीजन होगी, हीमोग्लोबिन होगी विद ऑक्सीजन से, ठीक है, वो क्या होगा बताइए, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर डिक्रीज कर जा रहा है तो क्या मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो P50 वैल्यू थी वो थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे और बढ़ाने की जरूरत है। तो जो वैल्यू सेचुरेशन 50% बहुत कम वैल्यू में हो जा रहा था, अब वो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी और इंक्रीज करेगी। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये P50 वैल्यू यहाँ पे ही आ गई, अब ये P50 वैल्यू कहाँ पे आएगी बताइए, ये P50 वैल्यू अब आगे चल करके यहाँ पे बाइंड करेगी, ठीक है। यानी P50 वैल्यू कहाँ पे आया बताइए, हमारे पास यहाँ पे आया। क्लियर? समझ आई बात? ये सारी बातें हमें याद रखनी है। ये यहाँ पे आया, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। यानी ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना हमारा। क्लियर? तो हम अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो P50 वैल्यू, सुन रहे हैं, अब ये जो P50 वैल्यू है, ठीक है, ये P50 वैल्यू क्या होगी बताइए, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी सेचुरेशन मुझे और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, जो कम वैल्यू पे ही अट्रैक्ट हो जाती थी, अब और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर? हम एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं अच्छे से। चलो, हम इस बिल्डिंग को उड़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। क्या तुम लोग साथ दोगे? ठीक है, देखो बॉयज हमेशा तैयार रहते हैं। क्लियर? तुम लोग उड़ाना चाहती हो इस बिल्डिंग को? नहीं उड़ाना चाहती, ठीक है। इन भाई साहब ने कहा कि सर मैं उड़ाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मोमबत्ती लेकर के आता हूँ जलाने के लिए। इस बिल्डिंग को ये मोमबत्ती से जलाएंगे,
उड़ा पाएंगे? नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं सर, हम घर पे जो खाना बनता है उससे हम आएंगे, वो मीठा तेल से उड़ा देंगे पूरा का पूरा। क्या उड़ पाएगा? नहीं। इन्होंने कहा चलो हम मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल लेकर के आएंगे, जलाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ पार्ट से जल जाए ना। फिर आगे चल करके वो बहन कह रहे हैं कि नहीं हम डीजल से उड़ाएंगे। तो यानी क्या है कि ये डीजल, इसकी क्या अब आप वैल्यू समझ रहे हैं? यानी मोमबत्ती की इस बिल्डिंग से एफिनिटी क्या है? कम है। समझ आई बात है? डीजल से थोड़ी बहुत कम है, केरोसिन ऑयल से कम है। अब पीछे वाले भाई साहब बैक वेंचर कह रहे हैं कि रुको हम पेट्रोल ही लेकर के आते हैं, 5 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। यानी सेम कंसंट्रेशन पर, सेम पार्शियल प्रेशर पर वो वैल्यू जो बहुत ज्यादा एफिनिटी शो कर रही है और कुछ की वैल्यू नहीं कर रही है। जहां पर हम 1 लीटर अगर पेट्रोल अगर छिड़क करके जला देंगे इस बिल्डिंग को तो जल जाएगा, और यहाँ पे 10 लीटर भी अगर मिट्टी का तेल लेकर के आएंगे तो हो सकता है धुआं धुआं हो जाए लेकिन जलेगा नहीं। ये होती है एफिनिटी। समझ में आई बात? यानी वो वैल्यू बढ़ानी पड़ी ना, मुझे कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ा ना। जो वैल्यू मुझे अचीव हो रही थी 1 लीटर में ही पूरा जल पा रहा था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा था। अब उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे मिट्टी के तेल 10 लीटर की जरूरत पड़ रही है ना। तो यही P50 वैल्यू को बढ़ानी पड़ी ना मुझे। समझ में आई बात? और P50 वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो देख लेते हैं कैसा होगा ग्राफ। ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सेचुरेशन है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। आइडियल कंडीशन के दौरान यह हमारे पास क्या हुए बताइए, 95 mmHg पे कितना परसेंट, सॉरी 97% है ना, 97% जो सेचुरेशन था कितने mmHg पे, 95, और जो 70% की बात हो रही थी वो 70% सेचुरेशन किस पे, 40। क्लियर? और ये अब ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा बताइए, ये ग्राफ हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ये ग्राफ हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये ग्राफ आगे चल करके राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी ये P50 वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है ये जो कर्व होगा शिफ्ट टुवर्ड्स कहां बताइए, राइट साइड। बोलिए बात सही है, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा हमारा। क्लियर? और राइट साइड की तरफ अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, कभी नाम सुना है बोहर इफेक्ट का? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, और बोहर इफेक्ट मुझे कहाँ नजर आता है, नियर दी टिश्यूज कैपिलरीज। समझ आई बात? हेल्डन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, समझ में आई बात है? P50 वैल्यू या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हमने बताया, क्लियर, ये सब इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है वो सुनिए। केस फर्स्ट में कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं क्या सेकंड में, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब दो बातें मुझे और बताइए। CO2 इंक्रीज करने का मतलब क्या है, H+ आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, क्लियर, पीएच का डिक्रीज होना, एनसीईआरटी ये बोल दी है। तो क्या आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे? बोलिए। यानी हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, वही पुराना। पहला फैक्टर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और तीसरा क्या टेम्परेचर जो मेटाबॉलिज्म एक साथ ही, और चौथा क्या है पीएच। ठीक है, CO2 का बढ़ रहा है तो यानी 3 कंडीशन आ सकती है। CO2 का वैल्यू बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है बताइए, H+ आयन का कंसंट्रेशन और पीएच का घटना। ठीक है, ये सब भी वैल्यू पूछी जाएगी आपसे।
आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इफ इन अ कैपिलरीज, कैपिलरीज का नाम नहीं बोल रहे हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज और टिश्यू कैपिलरीज का नाम नहीं बोल रहा हूं, हमने ये बोला कि इफ इन अ कैपिलरीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, क्या बोला, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, व्हाट वुड बी द इफेक्ट इन दीज कैपिलरीज, कैसा इफेक्ट है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो कैसा इफेक्ट है, बोहर इफेक्ट। क्लियर, आपको ये बात याद रखनी है। अगर पीएच घट रहा है किसी भी कैपिलरीज का किसी भी जगह पर, तो उस दौरान हम क्या समझेंगे, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही हो कभी भी जिंदगी में, तो समझ जाइए ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बताइए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर कभी भी इस तरीके से आ रही है आपके पास, कभी भी इस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो क्या समझेंगे बताइए, एसोसिएशन। क्लियर, समझ आई बात है, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है, कंफ्यूजन नहीं आ रही बट नींद आ रही है दो लोगों को, उसको जगा दो, एसी भी तो नहीं चल रही, किस बात की नींद, हो गया। एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें क्या, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे तो हो सकता है आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। कंपेयर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। हमने ये कहा कि ये हमारे पास ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये डिसोसिएशन कर्व है, कैसा कर्व है बताइए, डिसोसिएशन कर्व है। अब सुनेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ये डिसोसिएशन कर्व है। अब इस कर्व की अगर हम बात करते हैं, अगर इस कर्व की बात करते हैं तो ये कर्व हम बहुत छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इसमें कुछ बातें लिखनी है ना। ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कर्व है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक तरफ परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का, एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। क्लियर, हम पहली बार यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया और दूसरी बार हमने यहाँ पर शिफ्ट किया इनके पास, कहाँ पे, राइट की तरफ शिफ्ट किया। क्लियर, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें कुछ बातें याद रखनी है, ध्यान सुनेंगे। ये वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बताइए, एसोसिएशन बोलते हैं। तो यानी ये कैसा इफेक्ट है बताइए, हेल्डन इफेक्ट है। हेल्डन इफेक्ट हमारे पास ये कहाँ नजर आते हैं बताइए, नियर लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई के नजदीक नजर आएगी। दूसरा पॉइंट हमें ये नजर आएगा इस केस में हो क्या रहा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है बताइए, हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है एफिनिटी क्या होगी बताइए, एफिनिटी जो होगी वो हमारी पास क्या हो रही है बताइए, इंक्रीजेज। और एफिनिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो P50 वैल्यू क्या होगी बताइए, डिक्रीजेज। क्लियर, अब हमारे पास इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कहां की तरफ था, ये कहां की तरफ है बताइए, राइट शिफ्ट है। अच्छा हाँ, ये P50 वैल्यू की बात अगर कर रहे हैं तो ये आगे चल करके क्या होगा, एसोसिएशन होगा कि नहीं होगा, तो एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। चलिए इनके बारे में हमें बताइए, इनके बारे में बताइए, राइट शिफ्ट का मतलब ये कैसा इफेक्ट बताइए, बोहर इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट मुझे कहां नजर आता है,
नियर टिश्यूज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है बताइए हमारा, इंक्रीज होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज का मतलब क्या समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 भी क्या है बताइए, इंक्रीजेस है, ठीक है। और जब ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑटोमेटिक डिक्रीजेज। अगर ये डिक्रीज हो गया तो क्या एफिनिटी बढ़ पाएगी? नहीं। क्यों हाँ बोल रही हो दीदी? ठीक है, डिक्रीजेज, ठीक है। एफिनिटी अगर डिक्रीज की तो क्या P50 वैल्यू मुझे बढ़ाने की जरूरत है क्या? P50 वैल्यू मुझे बढ़ाने की जरूरत है, और P50 बढ़ा रहे हैं, यानी ये क्या है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। समझ आई बातें? ये बातें हमें याद रखनी है ना। इधर की तरफ ही कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है बताइए, कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और ये कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही सर, एनसीईआरटी से लिखवा नहीं रहे अभी तक, एक भी पैराग्राफ नहीं लिखवाए बोल करके? लिखवाऊंगा भी नहीं, ठीक है। जब वहां से जो चीजें पूछी जा रही हैं वो डायरेक्ट आपके हाथों में आ रही है तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना आपका काम है, मेरा पढ़ाने का काम नहीं है एनसीईआरटी। कई सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कहते हैं मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, एग्जाम वो नहीं दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको इवेल्युएट करना है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा। हम भी चाहेंगे तो लिखवा देंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, अंडरलाइन करा देंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं मैम की तरह ना, डियर स्टूडेंट दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज अंडरलाइन दिस, ठीक है। हाँ, हमारी मैम भी ऐसे ही पढ़ाती थी, आराम से चश्मा लगाती थी, चश्मा के नीचे से देखती थी और डायरेक्ट बोलती थी डियर स्टूडेंट, उतने में हम लोग फ्लैट, डियर एक बार बोल दिए उतने में हम लोग पूरा पूरा पिघल जाते थे, आराम से लिखवाती थी। और ये भी नहीं बोलती थी सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट बोलती हैं नीचे से दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ऊपर से पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज अंडरलाइन दिस। हो गया? एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा बात लिखा है, वो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि बहुत घटिया बात है, वो मैं आपको कई बार सुनाया हूँ, वो फिर वो लिखा है। कह रहा है कि कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है एनसीईआरटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ठीक है, लो पीएच, क्या बोला है, लो पीएच, ठीक है। ये जितने भी कंडीशन है आपको बताए जा रहे हैं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी बोला है। दिस फेवरेबल कंडीशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एनसीईआरटी ये लिखी है शब्द, तो वो शब्द वो तो हर बार यही मैं बताते चला आ रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में तो यही सारी बातें अभी तो बढ़ा रहे थे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हमारे पास
कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनफेवरेबल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं अब। इंपॉर्टेंट ये भी था, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारा यहीं पे खत्म होता है। किसी को तकलीफ हो तो पूछ ले, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सारे शिफ्ट बता दिए ना। हेल्डन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट कहाँ नजर आएगा मुझे बताइए, लंग्स एल्वियोलाई। बोहर इफेक्ट कहाँ नजर आएगा, नियर दी टिश्यूज कैपिलरीज। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी के बोलिए टॉपिक वाइज। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ना, एनसीईआरटी से तो पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो बदनाम हो जाते हैं, इसका भी तो ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यूज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। समझाए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2? समझाए? जितनी बातें इन्होंने लिखी है वो मैं आपको एक शब्द में समझा दूंगा। इधर देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से कहां होगा, पहले ये बताइए। फ्रॉम फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स कैपिलरीज ना, समझ आई बात? यानी टिश्यू कैपिलरीज से लंग्स कैपिलरीज की तरफ होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि एक तरफ हम मैं टिश्यूज बना लूं। ये हमने क्या बनाया, टिश्यूज बनाए। टिश्यूज के अंदर हमने ये देखा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था वो कितना था, 40, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो कितना है, 45। ठीक है, यानी CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे टिश्यूज के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो CO2 हमेशा कहां से कहां जाने की कोशिश करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकर के कौन जाएगा, टिश्यूज से टिश्यू कैपिलरीज ही तो लेकर के जाएगी। तो इनके बगल में हम टिश्यू कैपिलरीज बना रहे हैं। इनके बगल में हमने क्या बनाया, एक टिश्यू कैपिलरीज बनाया। ये हमने टिश्यू कैपिलरीज बनाया। ये टिश्यू कैपिलरीज लिखेंगे नहीं अभी, आप सुनेंगे टिश्यू कैपिलरीज। ठीक है, क्या इस कैपिलरीज के अंदर क्या आरबीसी भी पाए जाएंगे? बाई कॉन्केव शेप का होता है, बाई कॉन्केव शेप का आरबीसी हमने बना दिया। क्लियर? चलिए बताइए, ये हमारा क्या है, टिश्यू कैपिलरीज है। क्या ये हमारी टिश्यू कैपिलरी है? ये क्या हमारे अंदर ये जो पाया जा रहा है, ये क्या प्लाज्मा पाया जा रहा है? ये हमारी क्या है, आरबीसी। अब तक इसमें किसी को तकलीफ हो तो बता दे, किसी को तकलीफ नहीं है? अब इधर सुनिएगा, ध्यान से इधर देखिए हमारी तरफ। किसी भी CO2 का अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो कितनी जगह से ट्रांसपोर्ट होता है बताइए, कितनी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बताइए? 3 जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? मैं आपको याद दिला दूं कि 7% जो CO2 होते हैं वो कहां पे फ्लो होते हैं, प्लाज्मा में। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जो 70% CO2 होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं, हमारे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। बाकी जो 20 to 25% हमारे पास होते हैं CO2 वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं। इतनी ही बातें बताई थी। अब यही चीजें मुझे अप्लाई करनी, यही एनसीईआरटी लिखी है और यही चीजें मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, हमने ये कहा कि जो 7% CO2 है, कितने परसेंट CO2, 7% CO2 डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा ही तो बनाया है वहां पे। ठीक है, तो ये जो CO2 है वो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कंपोजिशन ब्लड में दो होते हैं, एक फॉर्म्ड एलिमेंट, एक प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 से लेकर के 92% क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं।
6 to 8% हमारे पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। 1% में हमारे पास सारे के सारे मिनरल साइंस आएंगे। ये माहौल तैयार कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन मुझे पढ़ाना है। क्लियर। तो हमने ये कहा कि 90% जब वाटर ही पाया जा रहा है तो ये कहाँ से बाइंड करेगा, क्या H2O से ही बाइंड करेगा। तो ये जब भी बाइंड करेगा एक रिवर्सिबल क्या करता है, रिएक्शन करता है, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कैसी एसिड है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या होती है, टूट जाती है ये बेचारी, किसमें, H+ आयन में, और बाइकार्बोनेट आयन में ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। H+ आयन में, और ये किसमें टूटती है बताइए, बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाती है। क्लियर। इसमें किसी को तकलीफ तो बता दो, किसी को नहीं तकलीफ। चलिए अब बात आती है कि जो 20% CO2 की बात कर लें, कितने परसेंट, 20 में मजा नहीं आया, 20 to 25%। क्लियर, 20 to 25% की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर, 20 to 25% CO2 किससे बाइंड होते हैं बताइए, हीमोग्लोबिन से। अरे बोलिए। तो यानी हमने ये कहा कि जो 25% होते हैं CO2 वो बाइंड होते हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन से जैसे ही बाइंड होते हैं ये क्या बनाते हैं, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, और कार्बा हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, HbCO2 बना लेंगे। क्लियर। और ऐसे में क्या होता है कि ये आगे चल करके ये इससे पहले जो CO2 से टकराए रहते हैं वो कार्बा हीमोग्लोबिन से नहीं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग से बनाते हैं। समझ आई बात, यानी ये डायरेक्टली इससे नहीं बाइंड करते हैं। सुनेंगे, इन्हीं का यूज करना पड़ेगा क्या हमें। ठीक है, अब सुनते ध्यान से। अब ये जो CO2 है हमारे पास, ठीक है, CO2 क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद ये आगे चल करके क्या करते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आगे चल करके ये ऑक्सीजन को तोड़ करके हटा देते हैं। ठीक है, क्यों, डिसोसिएट कर रहे हैं ना। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या समझते हैं आप, डिसोसिएशन करना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्लियर। बाकी अब जो हमारे पास 70% बच रहा है, 70% किस फॉर्म में होते हैं बताइए, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो CO2 होता है, ध्यान सुनिएगा, CO2 जो होता है वो H2O से टकराता है। क्लियर, और H2O से टकरा करके, ध्यान से देखिएगा, ये हमें पॉइंट याद रखना है। इधर देखिए, ये CO2 से टकरा करके H+ आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में टूट जाता है। क्लियर, और यही जो हीमोग्लोबिन आपको बताई जा रही है H+ आयन, ये आगे चल करके जब हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है ऑक्सीजन से तो हीमोग्लोबिन बेचारा अकेला पड़ जाता है। ठीक है, और यही आगे चल करके H+ आयन इनसे टकरा जाते हैं। ठीक है, टकराने के बाद HBH बना लेते हैं। ठीक है, और ये आगे चल करके ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। HBH क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड है। क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड है। एसिड है तो आरबीसी के अंदर एसिडिटी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे लिए वो खतरा है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनेंगे। हम कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहते हैं, एनसीईआरटी वो लिखी नहीं है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि हमारे पास किसी भी ब्लड कैपिलरीज के दौरान, किसी भी ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, 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 ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अंदर की तरफ से। अगर अंदर की तरफ अगर 2 पाए जा रहे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन अंदर नहीं पाए जाते हैं बट कम पाए जाते हैं। क्लियर। और दिस आयन इज मेंटेन बाय, उनके साथ इनके जोड़ी टिके रहते हैं, कौन,
क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जहां जहां जाएंगे इनकी धर्म पत्नी होती है, जहां जहां सोडियम जाएंगे उसके पीछे पीछे कौन जाएगा, क्लोराइड। समझ आई बात। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी ये लिखती है, एनसीईआरटी ये लिख रही है, ध्यान सुनिए, हमारे ब्लड के अंदर अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर की तरफ। ठीक है, पाए दोनों जगह जाते हैं, बट बाहर की तरफ पोटेशियम आयन कम होता है और अंदर की तरफ सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम होता है। क्लियर। और ये दोनों किसके द्वारा न्यूट्रलाइज होते हैं, क्लोराइड आयन के द्वारा। क्लियर। अब सुनेंगे दूसरा पॉइंट। अब क्या होता है कि यहां पर सोडियम आयन पहले से ही क्या है बताइए हमारे पास है, पोटेशियम आयन है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही बनता है, इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, याद करना। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन बनना स्टार्ट होता है, वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी यहां पे टिकता ही नहीं है। क्या समझे? हमने ये कहा कि जैसे जैसे हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होने लगता है, तुरंत बॉडी उसको बाहर रिलीज करती है, इफ्लक्स करती है। ये क्या हो रही है बताइए, इफ्लक्स हो रही है ना, बोलिए बात सही है। इफ्लक्स का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए ये जो क्लोराइड आयन, ये जो आपको क्लोराइड आयन नजर आ रहा था, ये जो क्लोराइड आयन आपको नजर आ रहा था, ये जो क्लोराइड आयन नजर आ रहा था, तुरंत इनके पीछे चली जाएंगे। यानी एक निगेटिव आयन बाहर आया, उसके पीछे पीछे क्या हो गया, एक निगेटिव आयन अंदर चला गया। इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, क्लोराइड शिफ्ट। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है क्लोराइड शिफ्ट कहां देखने को मिलता है, तो कहां देखने को मिल रहा है बताइए क्लोराइड शिफ्ट, टिश्यूज कैपिलरीज। क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता प्लाज्मा के अंदर, और हमारे पास क्लोराइड आयन कहां की तरफ जाता है, अंदर की तरफ। ठीक है, यही है शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड इनवर्ड टू दी आरबीसी, आरबीसी के अंदर जा रहा है। समझ आई बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका एक फेमस क्वेश्चन है, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, हैम्बर्गर इफेक्ट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हैम्बर्गर इफेक्ट। नोट डाउन करिए, बस खत्म हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। दिमाग थोड़ा लग गया ना इसमें, पागल तो नहीं होना है, पागलों वाला डॉक्टर बन सकते हो लेकिन पागल नहीं है ना, क्योंकि तुम भी पागल वो भी पागल, दोनों मिलेंगे पागल पागल तो महापागल, है ना। आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेम एज इट इज ऐसे ही लिखी गई है। ठीक है, हैम्बर्गर फेनोमेना के नाम से आता है क्वेश्चन। ठीक है, इफेक्ट नहीं, हैम्बर्गर इफेक्ट कहना कहने की जगह पे